हेलो। क्या था डिस्कशन अपना? ग्रेविटेशन की शीट में से एचएलपी के 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो एचएलपी निकाल लीजिए, हाई लेवल प्रॉब्लम्स। एचएलपी में 5 तक तो हो चुका था, है ना? 6 से शुरू करना है। ये 6 तक हो गया, 5 तक। तो आप बताइए, 6 से लेके 10 तक। 6 से लेके 10 तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 8 में दिक्कत है। नॉर्मल जो एंगल होता है वही है। नॉर्मल जो एंगल होगा ना वही। तो हो जाएगा। बस एंगल बताना है। ये लो। अपन को निकालना है कि इसके चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। तो ये तो अपन ने कर ही रखा ना रिंग की वजह से। एक रिंग की वजह से। और इसका ये वाला एंगल फाइव मान लो ऐसे, D5। तो इसकी वजह से इसके एक्सेस के ऊपर अपन को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है? बस एंगल मैंने बता दिया ना, हो रहा। अब इससे ही अपन को पता लग रहा है कि जैसे जीरो रखते हैं ना अपन, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी है ना? तो अगर ये रिंग देखेंगे अपन, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पर होगा, फिर यहाँ कम कम होता जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे, और फिर लास्ट में नीचे माइनस का हो जाएगा। ऐसा कुछ वेरिएशन आ रहा है ना कॉस की वैल्यू। हाँ। तो अपन को क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना है सार वाला, है ना? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इंटीग्रेट कर दो। सीधा है, मतलब ऐसा कर रखा है अपन ने, है ना? छोटे टुकड़े का किया था, ये पूरी रिंग का करना है। ठीक है। और बताइए। डायपोल मानने से हो जाएगा क्या? तो बहुत दूर वाले डिस्टेंस के लिए निश्चित तौर पे हो जाएगा, है ना? इसका डायपोल मोमेंट निकालो पहले, फिर उससे आ जाएगा। दूर वाले डिस्टेंस के लिए तो हो ही जाएगा ना, लिखा भी ऐसा। अब डायपोल मोमेंट सही निकाला कि नहीं निकाला ये बात है, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो उसको ऐड करते वक्त डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो ये वेरिएबल डेंसिटी का है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? इसकी डेंसिटी कांस्टेंट थोड़ी है। वेरिएबल डेंसिटी का है तो मास भी वैसे वेरी करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए।
वो भी इंटीग्रेट करके निकलेगा, मतलब डायपोल मोमेंट। तो 10 तक कोई दिक्कत नहीं, फिर 11 से 15 तक कोई दिक्कत। 13 में क्वेश्चन नंबर 13, एक कंडक्टिंग स्फीयर है S1, उसकी रेडियस R है, इसको हैंडल पे रखा है। दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर S2 है और चार्ज Q गिवन किया है, सुना। फिर इसको संपर्क में लाए। तो ऐसा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है। इसका चार्ज Q है और इसका 0 है, S1 S2, और इसका रेडियस हमको दे रखा है। S1 का रेडियस क्या है R, और S2 का, इसका कैपिटल R, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को टच कराएंगे, तो टच कराने से ऐसा हो जाएगा। टच कराने से मान लेते हैं कि इसका चार्ज आ गया Q1, तो इसका Q माइनस Q1। अब इन दोनों के पोटेंशियल बराबर कर देंगे, तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे के Q माइनस Q1 अपॉन स्मॉल r, के Q1 बाय R। अब इसमें क्या है कि ये नेग्लेक्ट करेंगे इसका इफेक्ट इसके ऊपर, थोड़ा डिस्टेंस पे कनेक्ट करते तो ज्यादा सही था। तो यहां से आ जाएगा Q माइनस Q1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू R बाय R। अब न्यूमरेटर में इसको ऐड कर देंगे Q1 को, तो Q आ जाएगा Q अपॉन Q1, तो R प्लस R अपॉन R आ जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस R इंटू Q। ठीक है, Q1 की वैल्यू आ गई R अपॉन R प्लस R इंटू Q। इसको अल्फा मान लेते हैं एक बार के लिए, R अपॉन R प्लस R को अल्फा मान लिया, तो Q1 इज इक्वल टू अल्फा Q हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम में जब हम इसको टच कराएंगे तो वापस इसको तो Q दे दिया हमने, इसको तो फिर से Q दे दिया, और इसके पास अल्फा Q था। अब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करेंगे सेकेंड टाइम में तो इसका चार्ज हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद इसका चार्ज हो जाएगा Q2 और इसका हो जाएगा Q प्लस अल्फा Q माइनस Q2। सेकेंड टाइम में ऐसा आ जाएगा, फिर इनका पोटेंशियल बराबर करेंगे, तो Q प्लस अल्फा Q माइनस Q2 K अपॉन R, K Q2 बाय R। तो Q प्लस अल्फा Q माइनस Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R बाय R। फिर इसमें ऐड कर देंगे Q प्लस अल्फा Q अपॉन Q2 R प्लस R अपॉन R। तो Q2 की वैल्यू आ गई Q2 इज इक्वल टू R अपॉन R प्लस R, Q प्लस अल्फा Q। R अपॉन R प्लस R को अपन ने अल्फा माना है, तो ये अल्फा गुणा हो गया, तो Q2 की वैल्यू आ गई अल्फा Q प्लस अल्फा स्क्वायर Q। सिमिलरली Q3 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा Q अल्फा स्क्वायर Q प्लस अल्फा Q Q।
ऐसे एन बार की वैल्यू हो जाएगी क्यू एन, एल्फा क्यूब, एल्फा स्क्वायर क्यूब, एल्फा क्यूब क्यूब, एल्फा की पावर एन क्यूब। एन बार टच कराएंगे तो क्या आएगा? अब क्या सवाल है? ठीक है, हम आगे कर लेंगे। और 14 क्वेश्चन। फोर्टीन क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और हमें निकालना है टोटल चार्ज स्फेयर के अंदर कितना है। तो एक स्फेयर दे रखा है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से कोई पोजीशन वेक्टर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो यहां पर एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसका यूनिट वेक्टर ऐसे आएगा। तो आर वेक्टर तो हो गया एक्स आई के, वाई जे के, जेड के। इसका मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो तो इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू आर लिख देंगे। अब हमारे को चाहिए फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला डी फाई ई डॉट डी है। तो ई की जगह रख देंगे ई की वैल्यू ए इंटू एक्स आई के वाई जे के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट एरिया वेक्टर में डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू आर के। इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आएगा, तो आर के होगा एक्स आई के वाई जे के जेड के अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एरिया वेक्टर आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहां से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये तो आर के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो आर के बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कट जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया का सम आ जाएगा, फ्लक्स ए बाय आर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई, गॉस लॉ लगा लेंगे। ठीक है, और बताइए कितने तक करना था? 15 तक करना था, हो गया 15। ठीक है, फिर अगली बार आगे कर लेना। अब दूसरा डिस्कशन क्या था हमारा? ग्रेविटेशन में सेक्शन ए और बी, है ना? ए बी सी, ए और बी था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 तो सब हो गए होंगे। सीधा है ना चैप्टर? बोलो कुछ पूछना चाहते हो? पार्ट 2 के बी का B5 ले लो भाई। B5 जो है कि हेमिस्फेयर वाला, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा? अपन जानते हैं कि क्लोज करेंगे तो टोटल 0 आना चाहिए, और दूसरा अट्रैक्टिव होता है, फील्ड अट्रैक्टिव होता है, तो इसका इधर होगा तो उसका उधर होगा।
तभी कैंसिल होगा। अगर इसका इधर है तो दूसरे का इधर होगा, तो जोड़ेंगे तो जीरो होगा। बाकी और तरीके से कैसे होगा? ऐसा कौन सा नियम है, कहां से सीखा है? ऐसे किसने बताया? हमने तो नहीं बताया। कभी लिया नाम सेंटर ऑफ मास का हमने? तुम खुद ही बोल रहे थे। हाँ, ऐसे कर सकते हो, बस गलत हो जाएगा। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, फिर उससे गलत होता रहेगा। बस गलत ही तो होगा, और क्या होगा? अपन कुछ भी रूल बना सकते हैं। अपना सवाल जल्दी से हो जाएगा, दूसरा सवाल करेंगे तो, है ना? अब B8 इसी में ही, B8, the gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitation field is zero। तो जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होगा वहां पर पोटेंशियल, एक है M और एक है 4M। तो इस M के पास में होगा वो पॉइंट, R/3 आ रहा है क्या? तो ये क्या, 2R/3, R/3 और 2R/3, है ना? फोर्स बैलेंस कर दिया, फील्ड जीरो हो गया ना। अब पोटेंशियल लिखना है उस पॉइंट पर, तो दोनों की वजह से ऐड करके लिख दो, -GM अपॉन R/3 -G4M अपॉन 2R/3। नहीं आ रहा है इससे? पोटेंशियल की भी डायरेक्शन बता रहे हो? ये किसने बताया? पोटेंशियल की डायरेक्शन किसने बताया? स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है कोई? फिर अपनी मर्जी से कुछ भी मानोगे, है ना? सवाल तो हो जाएगा हर बार मान मान के। तो आगे बढ़ो। और हो गए सर? ये लो। अपने क्लास में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, उस पर सवाल करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं ये।
एक आदमी पृथ्वी पर h ऊंचाई तक कूद जाता है, फिर वो किसी प्लेनेट पे चला जाता है और वहां पे कूदता है, तो फिर वो एस्केप हो जाता है। तो उस प्लेनेट का रेडियस क्या होगा? अगर वो यहाँ जो पृथ्वी पे आराम से कूद के ऐसे वापस गिर जाता है, उस वैसे ही उसकी आदत है कूदने की, वहां जाके कूदा, पता लगा कि वापस नहीं आया, ऊपर चला गया, तो उस प्लेनेट की रेडियस क्या होनी चाहिए? नासा ने जो अभी मंगल ग्रह पे अपना रोवर भेजा था, अब वो डेड हो गया वहां पर, फाइनल रिपोर्ट आ गया उनकी तरफ से। तो मैसेज ये दिया है कि मंगल ग्रह पे आदमी नहीं रह सकता। उसने 4 साल तक वहां पे स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आते रहते हैं, नीचे लिक्विड स्टेट ऐसा कुछ है जिसकी वजह से बार बार वहां भूकंप आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की कमी है, तो सोलर माने सन से बहुत सारी ऐसी रेडिएशन आ रही है जो मैग्नेटिक फील्ड के नहीं होने से वहां पर जो भी रहेगा उसको नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि वहां पर कोई रह नहीं पाएगा। अब भारत का भी जाएगा थोड़े दिनों बाद, फिर भारत की नई रिपोर्ट देंगे। तो अब देखते हैं। अभी इसमें ये देखो क्या करेंगे। जब आदमी पृथ्वी पर कूदता है तो इसको वेलोसिटी मिलती है √2 GH, तब वो h हाइट तक जाता है। तो √2 GH जो वेलोसिटी उससे मिलती है वो इंटरनल वर्क से मिलती है। जब ऐसे ऐसे झुकता है और इस तरह से उछलता है, उसमें इंटरनल वर्क होता है। तो इंटरनल वर्क तो वो कहीं भी जाके कर सकता है। तो जैसा वर्क वो पृथ्वी पे कर सकता है वैसा उस प्लेनेट पे भी कर सकता है, यानी वहां पर भी उसको वेलोसिटी √2 GH ही मिलेगी। तो जब ये यहाँ से जंप करेगा तो इसकी वेलोसिटी √2 G ऑफ अर्थ इंटू H मिलेगी, क्योंकि वही इंटरनल वर्क यहाँ भी करेगा। तो ये जो वेलोसिटी है √2 G H, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। अगर वो कूद करके जो भी वेलोसिटी प्राप्त करता है वो उस प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा है, तो ऐसा हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या होता है? वो भी √2 GR होता है ना। तो √2 G ऑफ प्लेनेट इंटू R स्क्वायर कर देंगे। अब G ऑफ अर्थ लिखेंगे तो अपन लिखेंगे रो इंटू 4/3 πr रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, GM अपॉन R² इंटू H इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये इसका G लिखेंगे तो G
रो इंटू 4/3 बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इंटू आर। तो जी की वैल्यू को डेंसिटी के टर्म्स में रख दिया क्योंकि डेंसिटी सेम दिया हुआ है ना। मास के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, डेंसिटी बराबर बताया गया है, तो एक्सप्रेशन डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट किया है तो यहां से हमको मिल गया आर ई एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर शुड बी लेस देन इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू एच। उस प्लेनेट का रेडियस इससे कम होना चाहिए, जितना वो कूदा है और जो धरती की रेडियस है उनका गुणा करके रूट आएगा ना। जैसे मान लो एक मीटर तक कूद जाता है आदमी, तो फिर पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो वहां रख देंगे, उसके हिसाब से जो आएगा आ जाएगा, है ना। बराबर ही लिखे देखो। तो जो भी वेलोसिटी यहां मिली थी वही वहां मिली, पर यहाँ की एस्केप वेलोसिटी तो ज्यादा थी, वहां की एस्केप वेलोसिटी कम है, तो उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी से वो ज्यादा थी, ऐसा किया। ठीक है, दूसरा सवाल। पृथ्वी की रेडियस है 6400 किलोमीटर। इस पृथ्वी को अगर हम कंप्रेस करें, बहुत ही छोटा कर दें, छोटी पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी को कंप्रेस करने लगे, छोटी सी बॉल बना दें, है ना, तो फिर ये पृथ्वी फाइंड रेडियस अप टू विच अर्थ should be compressed so that it becomes black hole। यानी कि इस संसार में ब्लैक होल मौजूद है, यानी इतना ज्यादा कंप्रेस्ड स्टेट में मैटर मौजूद है हमारे पास, तो इस पूरी पृथ्वी को कंप्रेस कर दे हम, है ना, छोटा सा बॉल बना दें, तो कम कितना रेडियस होना चाहिए इसका? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया। एक घंटे में 45 क्वेश्चन करने होते हैं उनको, उसमें एक क्वेश्चन है ये। हाँ, का है इसमें बच्चों को शपथ दिलानी पड़ेगी, बस आपको पढ़ना है और मैं वीडियो बनाऊंगा सारा। अच्छा। ये एक शपथ ली जाएगी तंबाकू के संबंध में, सब लोग खड़े हो जाएं। अच्छा, इसमें इसमें मैं स्टार्टिंग में जैसे मैं बोलूंगा, फिर उसको हर एक को अपना अपना नाम बोलना है, नेक्स्ट मैं के बाद, है ना। मैं अब जैसे उसके बाद मैं अपना नाम बोलूंगा और आपको अपना अपना बोलना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इसको, ठीक है ना। मैं
भरत कुमार, अपना अपना नाम बोलना। तंबाकू निषेध दिवस पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन काल में मैं किसी भी प्रकार के तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन नहीं करूंगा तथा मैं अपने परिजन और मित्रगणों को भी इसका सेवन करने से रोकूंगा। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की शपथ लेता हूं। बैठिए। है ना? साथ के साथ ये भी बता ही देता हूँ, कल कॉपियां लेंगे सारी विषयों की, क्या हो गया? सभी सब्जेक्ट की कॉपियां लेंगे। अच्छा, कॉपी सबमिट होगी, कल लेके आ जाना सारे सब्जेक्ट की कॉपीज, है ना? कॉपी सबमिट होगी कल, तो कॉपीज ले आना अपनी, है ना? कल सभी सब्जेक्ट की। ये ब्लैक होल के बारे में ऐसा है कि ब्लैक होल जो होता है ना, उसका ग्रेविटेशन फील्ड इतना ज्यादा होता है कि उससे लाइट भी बाहर नहीं जा सकती। अगर अपन ब्लैक होल पे लाइट जलाएंगे तो लाइट भी उससे इतनी ग्रेविटी ज्यादा है कि लाइट को भी रोक लेता है, वो फोटोन भी बाहर नहीं जा सकते, इतना शक्तिशाली होता है। ये ब्लैक होल की पहचान है, ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, तो ब्लैक होल का प्रॉपर्टी बता दिया ना मैंने आपको, वो जिससे लाइट भी छूट ना पाए, लाइट भी जिसके आगे रुक जाए, इतनी ताकत जो रखता है, जो जो लाइट को भी रोक देता है, इतना फोर्स है उसमें कि यहां से टॉर्च जलाएंगे तो उससे रोशनी नहीं निकल पाएगी, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है। ऐसे टॉर्च उस प्लेनेट पे, मतलब पृथ्वी पे टॉर्च जलाने की कोशिश करेंगे तो लाइट ऐसे निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसको जाने नहीं देगा। ऐसे मिल मिल करके बन जाता है, मतलब आपस में मिलने से बन जाता है। देखो कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन यूं आएगा कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगी तो लाइट भी बाहर नहीं जा पाएगी। एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए ना, वो लाइट से अधिक हो जाएगी। तो अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, रूट 2gm बाय आर। आर इसका अपन चेंज कर लेते हैं, स्मॉल आर। ये वाला रेडियस तो आर था, ये वाला रेडियस आर हो गया। कंप्रेस करने के बाद एस्केप वेलोसिटी ये हो जाएगी, स्मॉल आर के बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 2gm बाय आर सी स्क्वायर हो गया। अब इसको आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, gm बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय आर।
ग्रेटर देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, जी एम बाय आर स्क्वायर पहले वाला जी हो गया जो हम जानते हैं, 2g आर स्क्वायर बाय आर, तो आर इधर चला जाएगा, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 2g आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आर का वैल्यू ये आ गया कि इससे छोटा होना चाहिए। अब ये सारी वैल्यू अपन को पता ही है, जी की वैल्यू 10 है, ये हो गया 6400 किलोमीटर, इसका स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका स्क्वायर, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखो जरा, आर की वैल्यू बता रहे हैं 0.0091 मीटर, 0.9 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी छोटा। तो आपने एक स्केल में देखा 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इस इतनी बड़ी पृथ्वी को इसमें सारे देश, भारत, अमेरिका, रसिया, सारे सागर, है ना, सब कुछ, हम सभी सबको कंप्रेस कर दें तो 1 सेंटीमीटर में सब आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। तो फिर ये पृथ्वी इतनी ऐसी ताकतवर हो जाएगी कि उससे लाइट भी नहीं छूट पाएगी। और ऐसा संसार में है भी, हमको सोच रहे हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना थोड़ी कंप्रेस कर सकता है कोई, तो ऐसा संसार में मिल रहा है हमें, ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के मासेस इकट्ठा हो रखे हैं। कैसे तो कर सकते हैं, बस एक ब्लैक होल जो है ना, वो उसकी ताकत है, वो ऐसे ही मिलाता जाएगा, वही कर देगा। जैसे कोई भी ब्लैक होल के पास चला गया तो ब्लैक होल पे जो भी मास चला जाएगा उसको ऐसे खींच के चिपका देगा एकदम, इतना जोर से खींच रहा है जिसपे लाइट ही नहीं छूट पा रही, तो सबको इतना जोर से खींचेगा कि वो चिपक करके एकदम छोटा सा हो जाएगा। जैसे जैसे उसका मास बढ़ता जाएगा उसका दायरा बढ़ता जाएगा। जैसे एक ब्लैक होल है तो उसका एक डिस्टेंस होता है कि इस इलाके में कोई घुस गया ना तो उसके बाद बाहर नहीं आ पाएगा। फिर कोई घुस गया मान लो तो उसमें समा जाएगा, जैसे घुसने के बाद उसका इलाका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर कोई और घुसता गया, ऐसे टोटल मिला के सारे मासेस उसमें एंटर होते गए, आसपास से कोई भी मास ऐड होता गया तो उसका ताकत बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर उसकी ताकत जैसे हजारों किलोमीटर में आ जाएगी, फिर और ज्यादा टेंडेंसी होती जाएगी। फिर ऐसे लोगों ने कहा कि एक दिन संसार वापस पॉइंट में समा जाएगा। ऐसे धीरे 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 कोई ना कोई अटैच होता होता लास्ट में वापस पूरी दुनिया ऐसे ही पॉइंट में चली जाएगी। फिर उसका विस्फोट होगा, फिर संसार का निर्माण होगा। ऐसे 4 युग खत्म होते हैं, फिर नया युग का प्रारंभ होता है। ऐसे सृष्टि बार बार निर्माण होता रहता है। बहुत हजारों साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया ना, इसके आगे बढ़ते हैं।
अर्थ एंड सैटेलाइट, सैटेलाइट वाले सवाल कुछ। देखो इसका रेडियस हमको दे रखा है आर और इसका रेडियस है स्मॉल आर, है ना। ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब इसमें अपन को पहला पॉइंट तो बताना है ऑर्बिटल वेलोसिटी, दूसरा बताना है एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा पॉइंट बताना है टाइम पीरियड, चौथा हमको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, पांचवा हमको बताना है काइनेटिक एनर्जी, छठा बताना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये किसी भी सैटेलाइट के संबंधित कुछ डेटा है जो किसी भी ऑर्बिट में घूमता है तो क्या होता है, बड़े आसान से डेटा आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो कोई भी सैटेलाइट जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, ऐसे जो पृथ्वी का इक्वेटर है उसके लॉन्ग उसी के प्लेन में घूमता है। तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें पता करनी है, तो इसके लिए सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला लग जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया रूट जी एम बाय आर। तो किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। तो हम जिस भी ऑर्बिट में उसको रखेंगे, भले वो कितने किलो का हो, उसकी वेलोसिटी उसकी रेडियस पे तय होगी, उसके मास में उसका कोई रोल नहीं। हाँ, मास उसके फॉर्मूले में नहीं आता है, पृथ्वी का मास जरूर आ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है v बाय आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। तो वेलोसिटी होगी रूट जी एम बाय आर, एंगुलर वेलोसिटी होता है v बाय आर, तो आर से डिवाइड किया तो आ गया अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। अब टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब। तो टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2 पाई अपॉन रूट जी एम आर की पावर 3/2। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टू पाई अंडर रूट जी एम आर की पावर 3/2 है ना, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस जी एम एम अपॉन आर, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर, आर से आर काट देंगे तो जी एम एम अपॉन 2 आर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर। हाँ, ये जैसे अर्थ के अराउंड कोई घूमेगा तो ये जिसके भी अराउंड घूमेगा उसका मास आ जाएगा एम। मान लो जुपिटर के अराउंड घूम रहा है तो जुपिटर का एम आ जाएगा, सन के अराउंड घूम रहे हैं तो सन का आ जाएगा। यही वाली चीजें अर्थ के लिए भी लग जाएगी। जो अर्थ और सैटेलाइट का सिस्टम है वैसे ही सन और प्लेनेट का सिस्टम भी हो जाएगा।
पर उसमें क्या है कि सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, तो वहां पर इलिप्टिकल ऑर्बिट का हिसाब लगेगा। अभी उसको भी बताएंगे, अभी तो अपन ने सर्कुलर ऑर्बिट के हिसाब से लिखा है। कोई भी सैटेलाइट जो घूमता है, उसके अलावा हम ये जानते हैं कि धरती भी घूमती है। तो ये धरती खुद घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सूरज पूरब में उगता है। हाँ, धरती वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तो धरती को रुका हुआ मान लेंगे हम, तो संसार ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता दिखाई देगा। तो तारे हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते दिखते हैं, सन हमें ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाता दिखाई देता है, क्योंकि धरती खुद वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। धरती को अपन ने ऐसे घूमता हुआ माना। अगर सैटेलाइट भी उसके बराबर बराबर घूमेगा तो वो हमेशा किसी एक पॉइंट के ऊपर रहेगा। इस तरह के सैटेलाइट को अपन कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ऐसा सैटेलाइट जिसकी एंगुलर वेलोसिटी धरती के बराबर है, ऐसा होने से क्या है कि वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर रहता है। तो ये सैटेलाइट जो है यहाँ पर है, तो ये हमेशा इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा। इसका फोकस ये फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर, इसके अराउंड घूमता रहेगा, फिक्स लोकेशन को देखता रहेगा। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें रेडियस का, तो अपने पास था 2 पाई अपॉन रूट जी एम, आर की पावर 3/2। तो इसका आर निकालना चाहते हैं हम, तो आर इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन 2 पाई इंटू टी की पावर 2/3। ऐसा करेंगे ना, 2/3 कर देंगे। अब इसमें सारी वैल्यू हमको पता है। अब इसमें इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को ऐसा बना सकते हैं हम, रूट जी एम जो होता है, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो होती है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। तो रूट जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां रख देंगे, रूट जी आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू टी, इसकी पावर 3/2। वो यहां पर आ गया रूट जी इंटू आर इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसकी पावर 3/2, 2/3, 2/3। अब इसमें सब चीजें हमें पता है, तो ये आ गया रूट 10, फिर 6410 की पावर 3, टाइम पीरियड 24 घंटे, तो 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसकी पावर 2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 42,000 किलोमीटर आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, 42,600 400 से कुछ, है ना। तो लगभग 42,000 किलोमीटर के आसपास रफली हम बोल सकते हैं। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है धरती के सेंटर से लगभग 42,000 किलोमीटर ऊंचा होता है, और धरती की सरफेस से देखेंगे तो उसमें 6,400 कम कर लेंगे, तो लगभग 36,000 किलोमीटर। तो धरती की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सैटेलाइट जब हमारी सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊंचा होगा तब तो वो धरती के बराबर बराबर घूमेगा। तो जैसे जैसे धरती घूमेगी तो सैटेलाइट सामने, तो धरती के सामने सामने रहेगा, एक पॉइंट को देखेगा। जैसे जैसे रेडियस कम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा बताओ, रेडियस कम करने से बढ़ेगी, फास्ट हो जाएगा।
यानी 36,400 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर से अगर रेडियस कम, रेडियस है 42,000 किलोमीटर से अगर रेडियस कम करेंगे तो फिर वो धरती से आगे निकलने लग जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और अगर उसकी रेडियस धरती की रेडियस के बराबर ही कर देंगे, अगर रेडियस धरती की रेडियस के बराबर कर देंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा? देखो फॉर्मूला हमारे पास टाइम पीरियड का, ये रहा, ये लिखा पड़ा है, इसमें रख देंगे 2 पाई अंडर रूट जी। अब आर की वैल्यू अपन ने आर की रेडियस के बराबर ले ली, 3/2, है ना। ये दोनों आर से हो गए, तो अब ये क्या हो गया? नीचे आर हो गया, ऊपर क्या हो गया? 2 पाई अपॉन रूट जी, और ये आर का आर बाहर आ गया, और ये हो गया r√r, आर से आर कट गया, 2 पाई अंडर रूट r/g। ठीक लिखा है ये? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 6,400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10, 2 पाई इंटू 800, 1600 पाई सेकेंड्स, लगभग 84 मिनट। तो जो सैटेलाइट 42,000 किलोमीटर की रेडियस में घूमता है वो तो धरती के बराबर घूमेगा, और उसको अपन पास 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 लाते लाते बिल्कुल धरती की रेडियस के पास लेके आ गए, तो उसका टाइम पीरियड आ गया 84 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। एक क्लास का जो पीरियड होगा तब तक सैटेलाइट पृथ्वी का एक चक्कर काट जाएगा, अपनी क्लास खत्म होगी तब तक राउंड काट करके आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यूं पृथ्वी का एक चक्कर मार के आ जाएगा क्लास खत्म होने तक, अगर इतना पास में चलेगा तो। अब एक्चुअली क्या होता है कि पास में तो क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से एयर रेजिस्टेंस का रोल आता है, तो सैटेलाइट बहुत ऊंचाई पर रखते हैं ताकि उसका वो लगातार काम करता रहे, डस्ट पार्टिकल्स से टकराए नहीं, तो इसलिए एक मिनिमम हाइट हो जाएगी कुछ ना कुछ, उससे ऊपर रखना चाहते हैं। अब इसमें क्या चक्कर पड़ेगा कि अगर अपन ने सैटेलाइट को पास में रखा तो उसमें फायदा तो इस बात का है कि अपना जो वहां से जो फोटोग्राफ लेना है पृथ्वी का कोई, तो अच्छा फोटो आएगा, है ना। भाई अमेरिका में इन्होंने डाल रखे हैं फोटोग्राफ, मतलब अमेरिका के सैटेलाइट जो है वो इस तरह के हैं कि अगर कोई होटल पे चाय पी रहा है तो देख सकते हैं कि उसकी प्लेट में क्या रखा है, क्या खा रहा है, चेहरा पहचान जाते हैं। सैटेलाइट के थ्रू पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा है उसकी डिटेल वो ले सकते हैं, और इस बात का उपयोग उन्होंने अफगानिस्तान में कर रखा है कि आतंकवादी ढाबे पे चाय पी रहा है, कोऑर्डिनेट पता हो, कंप्यूटर से कोऑर्डिनेट हो गया, ड्रोन जाता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से जाके ढाबा उड़ा देता है, उसके अगल बगल वाले सीधे साधे लोग भी मारे जाते, बोले आतंकवादी के साथ देते इसलिए चले गए। तो उनके लड़ने का तरीका है कि जो भी उनकी अमेरिका की लड़ाई में फोटोग्राफर पहुंचते हैं, पहले वो जो असली आतंकवादी है उसकी फोटो खींच के लाते हैं आईएस के, उससे क्या है कि एक बार आईएस का डेटा फोटो सेट हो जाता है तो फिर वो कंप्यूटर खुद सर्च करता है कि ये है वो आतंकवादी, हमारे पास इतनी डिटेल है इसकी, अब इसको ढूंढो, तो फिर वो कंप्यूटर ढूंढता है, फिर अंधेरे में कभी भी हो तो बताता है कि दिख रहा है यहाँ पर है, फिर जाकर के ऑटोमेटिक काम करते हैं, है ना। तो ये जो सैटेलाइट जो है बहुत पास में डेटा लेने में काम आता है। भारत का जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम पर भारत को क्या जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अब कारगिल की पहाड़ी पे चढ़े हुए थे, अब यहाँ से पता नहीं लगता था, हम यहाँ से गोला मारते थे, बहुत खर्चा लगता था, और वो कहाँ बैठा है पता नहीं, और उनको हम दिखते थे, तो हम जैसे चढ़ते थे तो ऊपर से गोलियां आती थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, बहुत सैनिक मारे गए थे। हमारे पास उस समय हथियार माने तोप पड़ी थी पर उसके गोले नहीं थे, क्योंकि बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं थी, दूसरों के पास मांगने के लिए जाना पड़ता, तो कहते कि देखो लड़ाई मत करो,
है ना, हम नहीं देंगे तुम लड़ रहे हो। दूसरे लोग ऐसे देते नहीं कि लड़ाई करेंगे कि नहीं भाई उन्होंने कब्जा कर रखा है हमें तो हटाना पड़ेगा, कि देखो हम लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, हम नहीं देंगे, अब अपना देखो। तो अब अपना कहाँ देखे, कौन बनाएगा। फिर इसके बाद में हमने अमेरिका से फोटो के लिए मांगा कि आपका सैटेलाइट है, जरा हमको ऊपर का फोटोग्राफ दे दो। अमेरिका ने से हमने मांगा तो पाकिस्तान पहुंच गया कि देखो हम हमारी लड़ाई हो रही है, उनको फोटो देना है ना। तो अमेरिका ने मना कर दिया। फिर लास्ट में फ्रांस इसमें आया, उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसे मिसाइल देंगे, यूं जा करके ऐसे गिरेगी, सीधी गिरेगी, उससे फोटोग्राफ बनेगा, वहीं से दिखेगा, फिर उसके बाद वहां से फायर होगा। तो पहले अमेरिका ने मना किया, फिर दूसरे, फिर सब देशों के हाथ जोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही वो देने लगे तो अमेरिका ने फिर बोला फ्रांस को, नहीं मत देना। ऐसे एक दूसरे को फोन कर देते हैं। फिर पाकिस्तान पहुंच गया, बोले कि इनको मिल गया हथियार, हमारे को टाइम दे दो उतरने का, हम निकल जाते हैं। तो फिर वो लोग उतर गए। फिर हमने बोला हम जीत गए, जीत गए, है ना। तो कहने का मतलब होता है कि जब अपने पास खुद के पास हथियार नहीं होते हैं, ऐसे सबके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऐसी हालत रहती है। तो ये जो सैटेलाइट वाला मामला है, अब भारत के पास खुद का सैटेलाइट आ गया है। अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा काम कर रखा है अपने हथियार बनाने का, सैटेलाइट सेट करने का अच्छा काम किया, ताकि अब नहीं चाहिए तुम्हारा, अब हम खुद ही फोटो ले लेंगे। तो ऐसे करके सब लोगों से पहले से दोस्ती बना के बैठे हुए हैं। सब लोगों से दोस्ती बनी, ये मना करता है तुम आ जाओ, तुम मना करते हो तुम आ जाओ, ऐसे करके सब लोगों से फायदा उठा रहे हैं, जो पहले की गवर्नमेंट करती नहीं थी। इसमें फर्क पड़ रहा है। तो सैटेलाइट वाला जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर पास वाले में एक पॉइंट और आता है। पास से अच्छा फोटोग्राफ आता है, पर अभी देखा अपन ने तेज चलता है, वो फास्ट चलता है, तो एक जगह पे ठहरता नहीं है, तो कई सैटेलाइट भेजने पड़ते हैं। एक सैटेलाइट इधर आ गया, फिर एक इधर भेज देंगे, फिर एक इधर एक इधर, तो ये कुछ घंटे तक ये देखेगा, फिर कुछ घंटे बाद इसकी ड्यूटी होगी, फिर कुछ घंटे बाद इसकी ड्यूटी होगी। तो अमेरिका ने भी जब अपना एटम बम का परीक्षण हुआ था, तो उस समय ऐसा ही हुआ था कि एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के बीच में गैप था। ये हमारे लोगों को पता था, उस गैप के दौरान ही उन्होंने सब काम किए, ताकि उनको पता भी नहीं लगे। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी होती है हर समय ऑब्जर्व की जा रही है सैटेलाइट के थ्रू। तो इस सैटेलाइट का कितना बड़ा रोल है आप समझ जाओ। तो ये 5 साल मैंने टाइम पीरियड बता दिया, दूर का बता दिया। एक और बात बताता हूँ, कहाँ तक सिग्नल जाता है। ये जो सैटेलाइट रहता है, इसका जो सिग्नल जाता है वो यहाँ से टेंजेंशियली जाता है, टेंजेंट के लो। तो कितने इलाके तक वो कवर होता है, यहाँ से अपन देखेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ऑर्बिट की रेडियस हो गई, और ये अर्थ की रेडियस हो गई। ये वाला एंगल फाई हो गया। तो आर कॉस फाई इज इक्वल टू आर, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय आर। फाई हो गया लेटीट्यूड एंगल, जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एंगल बनता है पोजीशन वेक्टर का, उसे लेटीट्यूड एंगल कहते हैं। और जो एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसे को लेटीट्यूड एंगल कहते हैं। एक्सिस के साथ बनने वाले को को लेटीट्यूड, और इसको लेटीट्यूड। तो कितने लेटीट्यूड एंगल तक किसी भी सैटेलाइट का प्रसारण प्रसारण जा सकता है, सिग्नल पहुंचाया जा सकता है। यहां से अपन क्या करते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं, और वो सैटेलाइट सब जगह भेजता है। तो कितना इलाका है जो इससे कवर रहता है, तो वो इतना इलाका है सामने आने वाला, इस इलाके के सामने ये रहेगा। अब इस पर एक सवाल करते हैं।
एक सैटेलाइट हर 6 घंटे में दिखता है और घूमता उधर ही जिधर धरती घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं पृथ्वी को, एक्सिस के ऊपर से, यहां से देख रहे हैं। तो अभी क्या है कि धरती जो घूमेगी उसका एक ओमेगा है, सैटेलाइट घूमेगा उसका एक ओमेगा है, पर जो धरती पर बैठा है उसको ऐसा लगेगा कि उसके रिलेटिव क्या होगा, तो उसके हिसाब से ही आ जाएगा ओमेगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई से घूम रहा है ये सैटेलाइट। एंगुलर वेलोसिटी पृथ्वी पर रहने वाले को ऐसे दिखाई देगी। ये 2 पाई/टी के बराबर हो गया, 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे पृथ्वी वाले को दिख रहा है वो। तो जो पृथ्वी पर एक जगह पर रहता है उसने देखा कि उसके पास घूम फिर के ये 6 घंटे में आ गया, तो उसके रिलेटिव रेट ऑफ रोटेशन, तो धरती के रिलेटिव ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई से घूम रहा है। अब सैटेलाइट का एक्चुअल टाइम पीरियड तो पता करते हैं टी एस, पृथ्वी का तो पता ही है 24 घंटे, तो ये आ गया 2 पाई/6, तो 2 पाई सब जगह से कट गया, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/6, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, 5/24, तो 24/5 हो गया। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड आ गया 24/5। तब अपन जानते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो T1/T2 का स्क्वायर, R1/R2 का क्यूब। तो हम ये जानते हैं कि T1 तो इसी को मान लेते हैं, इसका टाइम 24/5, जियो स्टेशनरी का होता है 24/5 और जियो स्टेशनरी का 24 हो गया। इसका रेडियस हमको पता करना है, जियो स्टेशनरी का 42,000 किलोमीटर होता है, इसका क्यूब। तो इसको सॉल्व करने से इसका ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। अपन ने जियो स्टेशनरी के साथ इसको सॉल्व कर लिया, तो कितनी रेडियस पर ये होना चाहिए सैटेलाइट, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो एक सैटेलाइट का सवाल ऐसे हो गया। ठीक है, ये जानकारी की बात हो गई।
अर्थ का रेडियस नहीं रखा अपन ने, दो सैटेलाइट को कंपेयर किया, एक तो जियो स्टेशनरी और एक इसको। तो जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड 24 घंटे और उसकी रेडियस 42,000 किलोमीटर, तो उसकी जगह रख दिया। और ये वाले का टाइम पीरियड 24/5 है, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट नहीं निकालना चाहते हैं। हालांकि वैसे भी निकाल सकते हैं, वो भी पता है अपन को। अर्थ का सैटेलाइट वाला फार्मूला थोड़ा लगेगा अर्थ के ऊपर, है ना। तो सैटेलाइट के संबंध में इसी तरह के कुछ सवाल रहते हैं, ये हो गए। और कोई क्वेश्चन है कि भाई सैटेलाइट, अभी जैसे हमने ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है कि हम किसी के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। भारत ने अभी सफलतापूर्वक ये परीक्षण करके बताया था, जिसके अंदर बड़ी मतलब कोई भी नुकसान करे बगैर हमने सैटेलाइट को नीचे गिरा दिया। चाइना ने भी किया था, पर चाइना वाले ने में क्या हो गया था कि उनका सैटेलाइट बिखर गया था और उसकी वजह से कचरा टाइप हो गया था और फिर कहीं गिरने का चांस हो रहा था कि किसी जगह गिर सकता है, तो ऐसी चेतावनी आई थी कि इसका टुकड़ा यहाँ कहीं गिर सकता है। तो अभी के आने वाले टाइम में जब लड़ाई होगी तो उस समय पहले सैटेलाइट गिराए जाएंगे। आजकल सब लोग मोबाइल वगैरह पर न्यूज रहते हैं, तो दूसरे देश के सैटेलाइट गिरा करके अपने देश के सैटेलाइट सेट कर देंगे लोग, और वो न्यूज देंगे कि डरो हमसे, अभी मारेंगे तुमको, बंद करो। तो ऐसे करके वहां के लोग तो न्यूज ही नहीं दे पाएंगे, और जो पावरफुल है वो उन्हीं की न्यूज चलेगी। तो ऐसा करके, तो कंट्री के पास ऐसा पावर एनर्जी कि उन्होंने गिराया तो उनके भी सैटेलाइट गिरा दें। तो ऐसा अपनी कंट्री ने भी प्राप्त कर रखा है ना। तो सैटेलाइट को अगर गिराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ऊपर जाकर के सैटेलाइट की ऑर्बिट में एक उल्टा सैटेलाइट छोड़ना पड़ेगा, है ना। और वो फिर उससे टकराएगा। उस पर एक सवाल आगे करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उस पर। केपलर्स लॉ। केपलर के नियम। तो पहला हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। प्रत्येक प्लेनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है, जिसमें सन उसके एक फोकस पर रहता है। तो ये एलिप्स के संबंध में कुछ जानकारी की बातें हैं। ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये माइनर, ये डिस्टेंस ए इंटू ई, ये हो गया इसेंट्रिसिटी √1 - b² / a², और इसका एरिया पाई ए बी। ये जो पास वाला पॉइंट है, ये जो सैटेलाइट का बिल्कुल पास का पॉइंट है, मतलब अर्थ का, प्लेनेट का, तो कोई भी प्लेनेट जो है इसके ऊपर, ये कोई प्लेनेट है, ऐसे इसके ऊपर चलेगा, और ये इसका नियरेस्ट पॉइंट है, इसको अपन कहते हैं पेरिहेलियन पॉइंट।
ये जो पॉइंट है दूर वाला, इसका इस पॉइंट को हम कहते हैं एपीहेलियम। सन सन को सेंटर पे मानने वाली थ्योरी को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। ये ग्रीक देवता, अग्नि के देवता जो है, उनके नाम से सूर्य को कहा गया। सन माने आग से संबंधित, है ना। हीलियम गैस की खोज भी सूरज में हुई थी, इसलिए सन से जुड़ी चीजें उनको हीलियम, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऐसे नाम रखा गया। तो पृथ्वी पर नहीं मिली थी हमें हीलियम, सन पे मिली थी। पृथ्वी पे बैठे बैठे हमने सन पे ढूंढ ली, है ना। कैसे ढूंढ ली? वहां से जो लाइट आ रही थी उसका स्पेक्ट्रम देख करके, स्पेक्ट्रम की स्टडी करके हमने कहा कि यहाँ पर ये वाली गैस है। फिर पृथ्वी पे उसे बना लिया गया, देखा गया, बाद में पृथ्वी पर देखा। और ये जो पास वाला पॉइंट होता है इसको पेरीहेलियन और ये एपीहेलियन। एपी का मतलब दीर्घ और पेरी का मतलब लघु, छोटी दूरी, बड़ी दूरी। अर्थ के केस में भी इस तरह का इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो अर्थ के जो पास वाला पॉइंट होता है उसको कहते हैं पेरी जी, धरती के आगे जी लगाते हैं, है ना। और दूर वाले पॉइंट को एपीजी, पेरी जी, एपीजी। तो धरती में तो जी लगाया जाता है और सन में हेलियन, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज लोग, है ना। ये ऑर्बिट के संबंध में बात होगी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसकी इक्वेशन लिखना जानते हैं आप लोग। ये हो गया पहला नियम कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं। दूसरा नियम, लॉ ऑफ एरिया। इसका हम एक स्टेटमेंट तो ये है, पोजीशन वेक्टर of planet from sun sweeps equal area in equal time interval. Aerial velocity is constant. ये जो लॉ ऑफ एरिया है इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो केपलर ने तो पहला स्टेटमेंट दिया था। केपलर ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा पाया है। क्या पाया है? उन्होंने ड्राइंग बना करके हिसाब लगाया कि यहां से जब एक प्लेनेट का कोई 6 महीने का इंटरवल देखा उन्होंने, फिर उसके बाद का यहां से देखा, तो यहां से यहां तक इसको T1 टाइम लगा, ये वाला एरिया A1 था। यहां से यहां तक का टाइम T2 लगा, ये वाला एरिया A2 था। तो A1 अपॉन T1 इक्वल टू A2 अपॉन T2। ऐसा केपलर ने ड्राइंग में हिसाब लगा के बताया। केपलर को जो 3 नियम थे इसको पता करने में 12-13 साल लग गए। अगर 12 साल मान ले तो हर एक नियम को ढूंढने में 4 साल हो गए। एक तरह से 12 साल के अंदर, 12 साल तक कौन मेहनत करता है ना। मुश्किल होता है, इतना धैर्य चाहिए। और ये ग्रेविटेशन के जो डेटा होता है उसको कंफर्म करने में टाइम लग जाता है। पृथ्वी को 1 साल तो चक्कर काटने में लग जाता है,
अगर डेटा मिस किया तो अगला साल देखो, फिर दूसरे किसी प्लेनेट के तो पृथ्वी के 3 साल बीतेंगे तब उसका एक चक्कर होगा। हाँ ना, उसका एक चक्कर काटने में पृथ्वी के 3 साल लग जाएंगे, हाँ ना, स्लो चल रहा है वो अगर, तो उसका डेटा लेने में तो 3 साल का टाइम लग जाएगा। तो एक तो उनके पास खुद उन्होंने डेटा चेक किया था और उनके गुरु थे टाइको ब्राहे, उन्होंने 40-50 साल तक यही काम किया था, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके केपलर को दिया। केपलर बुद्धिमान थे, अध्यापक ने समझा कि ये कुछ कर सकता है, इसको दे देता हूँ डेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे पास टाइम बचा नहीं। तो यूं करके डेटा केपलर को दिया। केपलर ने ना वाकई में उस डेटा का अच्छा इस्तेमाल करके दिखाया, बहुत कुछ चेंजेस किए। जो ऑप्टिक्स के बेसिक फॉर्मूले हैं, केपलर ने देखा कि जिनको देखा जा रहा है वो टेलीस्कोप से देखा जा रहा है, तो टेलीस्कोप कैसे काम करता है, उसके लिए फिर उन्होंने ऑप्टिक्स की स्टडी की। फिर ऑप्टिक्स की स्टडी करके स्मॉल एंगल की ऑप्टिक्स को उन्होंने बनाया। तो जो भी ऑप्टिक्स अपन पढ़ते हैं वो केपलर की दी हुई है ना। और फिर उसके बाद में उन्होंने खुद का अच्छा टेलीस्कोप बनाया, जो उनके गुरु ने दिया था उनसे बढ़िया टेलीस्कोप बनाया। फिर दोबारा से सारे डेटा चेक किए। हमारी अर्थ जो है खुद की एक्सिस के अबाउट घूमती है, सन के अबाउट घूमती है, तो उससे कब का डेटा कब देखा, तो उस समय कौन कहाँ है हिसाब लगाना, फिर उसको सन के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना, फिर उसकी ड्राइंग बनाना, उसको चेक करना, फिर इतना सब हिसाब लगा के ये 3 नियम देना। उसमें से एक नियम दूसरे नंबर का ये एरियल वेलोसिटी कैसा है इसको बताता हूँ। यहाँ पर सन और इसका पोजीशन वेक्टर प्लेनेट का यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ चले गए, तो इसका पोजीशन वेक्टर यूं है, इसकी वेलोसिटी भी है। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो ये वाला जो लेंथ है, आर्क लेंथ, इसको सेंटर मान करके यहाँ पर आर्क बनाए, तो ये वाली जो लेंथ है उसके v के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो v परपेंडिकुलर इंटू डी टी, ये हो गया v परपेंडिकुलर इंटू डी टी, जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। और ये वाला एंगल अपन मान लेते हैं डी थीटा। तो इसका जो एरिया आएगा छोटे से सेगमेंट का जो इधर दिख रहा है आर्क के अंदर, तो डी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब डी थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो पाई से पाई कट गया, 1/2 आर स्क्वायर। डी थीटा की वैल्यू, आर्क की वैल्यू हो जाएगी v परपेंडिकुलर इंटू डी टी अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, डी थीटा की वैल्यू रख दिया। अब डी टी को इस तरफ लेके आ गए, तो डी टी को इस तरफ लेके आएंगे तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया v परपेंडिकुलर इंटू आर बाई 2, v परपेंडिकुलर इंटू आर बाई 2 आ गया। अब ऊपर नीचे n से गुणा कर दिया, तो डी ए बाई डी टी एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर बाई 2m, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, तो L बाई 2m। तो एरिया के स्वीप करने की रेट क्या है, उसको एरियल वेलोसिटी वेक्टर कह दिया। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसकी डायरेक्शन वही रखी जो एंगुलर मोमेंटम की है। तो ऐसे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो दोनों को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया कि एरिया के स्वीप करने का रेट L बाई 2m है। और अगर L कांस्टेंट होगा तो डी ए बाई डी टी कांस्टेंट होगा। केपलर के टाइम में एंगुलर मोमेंटम तो डिफाइन ही नहीं किया था, उस समय तो मैकेनिक्स डेवलप ही नहीं हुई थी, है ना। बाद में न्यूटन आया और उन्होंने किया। अच्छा, केपलर ने जो फॉर्मूले दिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसका उपयोग करके न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो डिराइव किया था अपन ने, अभी ग्रेविटेशन से टी स्क्वायर आया था अभी सर्कुलर मोशन में, अभी अपन ने सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा करके टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब प्रूव किया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पहले पता था, और उससे ये प्रूव किया था कि फोर्स GMM बाय आर स्क्वायर होगा। यानी केपलर के डेटा से न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था।
तो ये दूसरा लॉ हो गया है ना। तीसरा एक और है, बताता हूं। कुछ रह गया क्या? हो गया ना। तीसरा नियम है टाइम पीरियड के बारे में बताया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। तो किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड उसकी सेमी मेजर एक्सिस से तय होगा। T1 अपॉन T2, A1 अपॉन A2 स्क्वायर क्यूब। तो अपन को अब सेमी मेजर एक्सिस पता करना होगा, क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता है। सर्कुलर मोशन में तो निकल गया था सीधे सीधे ही, पर ये कठिन तरीके से आएगा। ये केपलर ने अपने डेटा से निकाला था। आगे चल के न्यूटन ने ऐसा थ्योरी डेवलप किया कि उनके फॉर्मूलों से इंटीग्रेशन से डिराइव करके दिया उन्होंने, बिना किसी डेटा के, कि अगर ये रूल्स हैं तो बाय इंटीग्रेशन इसका टाइम पीरियड में बताता हूँ। कि इंटीग्रेशन भी न्यूटन ने बनाया था। तो एक तरह से कई चीजें बना करके उन्होंने उल्टा सारा फॉर्मूले सेटल कर दिए। इसमें एक फार्मूला और बताए थे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट में होती है माइनस GMM अपॉन 2A। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट में इतनी रहती है, ठीक है। तो ये केपलर के क्या कहते हैं 3 नियम हो गए। 12-13 साल जो भी लगे उनको 5-10 मिनट में कर दिया हमने, तो है ना। उनके गुरुजी को 50 साल लगे, फिर उनको लगे ऐसे मिला मिलो के डेटा इकट्ठा करने में, पूरा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको भी सेलेक्ट होने में 2 साल लग जाएंगे ना, पढ़ाई करते करते टाइम लगता है। एग्जाम तो छोटा सा ही होता है, थोड़ी सी देर का लगता है। अब इसमें एक बात और बताता हूँ, डबल स्टार सिस्टम। तो हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया उसमें ये था कि जैसे अर्थ है उसके अराउंड सैटेलाइट चल रहे हैं, या फिर सन है उसके अराउंड प्लेनेट चल रहे हैं। तो उन सब घटनाओं में एक मास ज्यादा भारी है और बाकी मास हल्का है। नेचर में ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस भारी है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर खा रहे हैं, तो भारी के अराउंड हल्का चक्कर खा रहा है इस दुनिया में, है ना। भारी के अराउंड हल्के को चक्कर खाना पड़ता है, ताकतवर के अराउंड दुनिया चक्कर खा रही है। ऐसे एटम से लेके ब्रह्मांड तक सब जगह ऐसा ही हो रहा है। पर क्या कहीं ऐसा है कि भारी 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 बराबर बराबर के भी चक्कर खा रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो ऐसा डबल स्टार सिस्टम में हो रहा है। तो ऐसा लोगों ने ढूंढा, जो लोग दूरबीन लेके बैठ रहते हैं वो लोगों को खबर देते हैं कि आज हमने ये देखा। अच्छा, क्या देख लिया बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने एक 2 स्टार ढूंढ लिए ऐसे, जिसपे पृथ्वी जैसा लगता है कुछ वहां पे, सन 1 का सिस्टम, उसके अराउंड एक प्लेनेट घूम रहा है, वहां जाके रह सकते लगता है। अभी तक नहीं ढूंढ पाए वैसे, या जो ढूंढे वो मतलब बहुत दूर है, उनकी बातों को मतलब नहीं है। ये यहाँ पर R1 डिस्टेंस पर एक है, ये R2 है, ये दोनों का सेम है, सेंटर ऑफ मास। तो ये चलेगा इस ऑर्बिट के अंदर और ये चलेगा इस ऑर्बिट में। तो ऐसा देखा गया कि 2 स्टार
माने बराबर वाले चल रहे हैं और उनके सेंटर पे कोई है ही नहीं। हमने ऐसा सोचा था कि कोई ना कोई तो सेंटर है ना। हाँ बना लो इसको, इसमें ने कहा कि दोनों स्टार तो आमने सामने ऐसे घूम रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम का नाम रखा गया डबल स्टार सिस्टम। इसमें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, बाकी दोनों घूमते रहेंगे। तो इसमें ये हमेशा आमने सामने रहेंगे। तो एक तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से m1r1 बराबर m2r2 होगा। दूसरा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगा ω1 बराबर ω2। बोले तो v1 बराबर, अच्छा एक और, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा बोलता है मोमेंटम इनका जीरो होगा, m1 v1 बराबर m2 v2। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो v1 अपॉन r1 बराबर v2 अपॉन r2, यानी दोनों का ओमेगा बराबर होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। डबल स्टार सिस्टम का रेडियस कम ज्यादा हो पर टाइम पीरियड सेम रहेगा। टाइम पीरियड निकालना है तो इसका मास m1, इसका मास m2, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया g m1 m2 अपॉन r1 प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1 या m2 ओमेगा स्क्वायर r2, किसी से भी निकाल ले, है ना। कुछ कहना है? ये जो यहाँ दिखा रखा है, यहाँ है सेंटर ऑफ मास। किस चीज, इस सर्कल का सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर, किसका सेंटर? छोटे वाले सर्कल का सेंटर है ना, और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर है। हाँ, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, नहीं दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। हाँ, इन दोनों का डिस्टेंस r1 प्लस r2 है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास इनके बीच में नहीं, r1 प्लस r2 के बीच में नहीं, थोड़ा इधर है। हाँ, डबल स्टार सिस्टम कितने मिल गए हैं अभी तक, कितने ऑब्जर्व कर रखे हैं, ये सब डेटा होगा, मुझे नहीं पता है, पर हमें पता है कि हमने इतने डबल स्टार सिस्टम देख रखे हैं संसार में। और फिर लोग कैलकुलेट करते हैं कि ऐसी इतनी गैलेक्सी में है, इतना इतना तारे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं कि इतने मिलेंगे, फिर इतने तो होने चाहिए। अभी इसमें डबल स्टार सिस्टम ये सर्कुलर ऑर्बिट में दिखाया ना, क्या और भी कोई तरीके से मोशन करते हैं? तो उसमें ऐसा भी देखा है। तो एक बात और देखी गई है कि डबल स्टार सिस्टम इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी चल रहे हैं। मतलब जब ये इधर जा रहे हैं तो ये उधर जा रहे हैं, कॉमन फोकस इनका कॉमन हो गया। ये इससे घूमता हुआ इधर जाएगा, ये इस पे जाएगा, और ये वाला इस पे जाएगा। कभी इस पे सवाल तो नहीं आया, पर ऐसा मैंने एक एनिमेशन देखा था, मैंने ग्रेविटेशन के कोई एक स्लाइड बनाई थी, उसमें ये एनिमेशन में ऐसे इंटरनेट से उठाया था, स्लाइड में ऐसे दिखा रखा है, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हुए। तो निश्चित तौर पे ऐसे कहीं होंगे, है ना। तीन तीन स्टार भी है क्या, डबल ट्रिपल स्टार, है ना। क्या बता, संसार बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे तारे हैं। हम तो गैलेक्सी के कॉर्नर पे हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सी है ना, तारा मंडल, उसके कॉर्नर पे हम हैं, फिर और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलों के संबंध में सारी बातें हो गई। अब कोई सवाल वगैरह करने की बात है, आप कर लेना, समय हो गया आज का तो, है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, एक तो डीवीबी करेंगे, और एक्सरसाइज ग्रेविटेशन का कौन सा एक्सरसाइज,
1 पूरा कर लेंगे, उनमें से 5 करना और इसमें एक्सरसाइज 1 करना, ठीक है। 5 भी एक बार ट्राई करना, मुझे मालूम आपसे नहीं होंगे वो, फिर मेरे को आपको कुछ बताना पड़ेगा, कुछ जानकारी देनी पड़ेगी। एक बस अपना जोर लगा के देख लेना, कुछ कर सकते तो, है ना। 5 क्वेश्चन HLP के में थोड़ा ताकत लगा के देख लेना, कुछ होता हो तो, है ना। फिर पता लगा कि नहीं हो रहा है तो फिर मैं बताऊंगा कुछ जानकारी के बाद, उससे होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, एक्सरसाइज 1 पूरा करना, क्योंकि सेक्शन ए भी तो खत्म ही हो जाएगा। अब बाकी बचा कितना सेक्शन, जहाँ थोड़ी उसमें सीट भी बस। हाँ तो छोटे छोटे सेक्शन है, 2 तो ही चुके हैं। हाँ तो इतना तो कर लेते हो, ठीक है। है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 का है, तो 9 का कैसे फिल करेंगे, 2 और 7, है ना। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ आ रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं है कैसे आ रहा है। और अगर ऐसे 12 होता तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 8 2, समझ आ रहा है, ये याद रखना है। देखो ऐसे ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए कितने, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग अपन को फिल करना है। यहाँ पर है ये है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर इसमें कितने आते हैं 20, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा 20, और यहाँ पर कितने आ गए 18। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होगा 18 इलेक्ट्रॉन के की तरह ही होगा, एक तरीके से जैसे 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पर, तो Ca+2 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जिस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन पर नॉर्मली फिल करते हैं। यहाँ पर हो गया ऐसे 12 होता है बेटा इसका, और यहाँ पर किसका कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर तो 12 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनेंगे, और यहाँ 10 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायग्राम होंगे 10 इलेक्ट्रॉन की तरह, याद रखना है ना। तो से ही यहाँ पर सेकंड वाले में तरीके से काम कैसे भी रखना है, एक जैसे रखना है, लेकिन ये नहीं है यहाँ पर ऐसे कर दिया कहीं ऐसे कर दिया, इस तरीके से करके अच्छे से फिल करना है इनको, है ना। तो ये वाला जो है 3 6, तो ये वाला क्या बेटा, देखो बेटा, है ना। तो ये अपन को यहाँ पर याद रखना है, और जो मॉड्यूल वॉड्यूल में रखा है बिल्कुल भी थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है वहां से, ऐसे याद रखना है इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे होगा, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये क्लोरीन का हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 क्लोरीन का बनाओगे, नोट कीजिएगा, ये वाला क्लोरीन का बनाओ। क्लोरीन है, क्लोरीन किस में चेंज होता है बेटा, Cl- में। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, है ना इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने होंगे 17+1, के बाद ये वाला कीजिएगा। थर्ड में एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक्सरसाइज थर्ड में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, 7 को आगे पीछे होगा कहीं, है ना।
तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ये है एटॉमिक डायग्राम रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एटम, नाइट्रोजन, हीलियम एटम और नियोन एटम। तो आंसर कैसा आएगा बेटा? देखो यहाँ पर एक बात याद रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो याद रखना है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वहां पर जितना प्रोटॉन होगा प्रोटॉन के इक्वल ही एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 एटॉमिक नंबर होगा, 1 एटॉमिक नंबर होगा तो वहां पर आंसर में क्या जाएगा? एटम। क्लियर है? एटम। यहाँ पर ये आता बेटा, अगर डायग्राम अपन अगर टेक्स्ट की तरह डायग्राम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें, इस तरीके से कर दें, ये वाला मतलब 1 प्रोटॉन है और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो प्रोटॉन से बताओ एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका? 1 होगा और इलेक्ट्रॉन ये इसको क्या पढ़ेंगी? बता रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है प्रोटॉन इक्वल होगा, बट इसमें नंबर है मींस लॉस कर दिए, मतलब क्या बन गया वो? हाइड्रोजन आयन। इस टाइप से क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, ये वाला। इस टाइप से क्वेश्चन अपन को करने हैं ना। तो ये वाला ये 17 का ये हुआ। देखो बेटा इसको अपन बनाएंगे 17 वाले को यहाँ, तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 8 7, ये वाला इसमें बनाएंगे हो जाएगा। सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? Cl माइनस। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? देखो मिस्टेक बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे 17 इलेक्ट्रॉन की तरह। कैसे लिखेंगे? किसके सिमिलर लिखेंगे? 17 इलेक्ट्रॉन जैसा। ओके, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? कितने हो गए बेटा? 18। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 18 की तरह। रखना है जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा लॉस होगा यहाँ से ही होगा, आउटर सेल बोलते हैं ये बात है ना। सर्किल है ना एक क्लियर है ये वाले साइज में बहुत मतलब एक्स्ट्रा लेवल 11th क्लास बेटा। ये देखो यहाँ पर ये है, देखो बेटा ये इसमें 9 क्वेश्चन शायद जो ये वाला डायग्राम देखा था ना हाइड्रोजन का, जो डायग्राम देखा था वहीं 9 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ जी देखो अब क्वेश्चन इसने घुमा दिया, इसने क्या दिया? मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा? क्लोराइड नहीं है शायद, फ्लोराइड है क्या? अच्छे से बताओ। F माइनस। हाँ जी फर्स्ट बोलो। देखो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन, इसका मीन्स ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या है?
प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? हैं? देखो बेटा, यहां पर इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कब ज्यादा होंगे? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। देखो, अगर कोई न्यूट्रल है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन का यहां पर अगर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। याद रखना, लॉस हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, गेन हुआ, गेनिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। समझ आ रहा है? और इसमें तो इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसको अपन को देखना नहीं है। तो यहां पर देखो बेटा, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर इसका कितना? 9। तो 9 एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन भी कितने हो गए? प्रोटॉन भी कितने हो गए? 9। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? लिख लो, ये नोट कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन समझ आए। यहाँ पर देखो कितना है? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? क्योंकि प्लस माइनस से ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आएगा, और किसी नंबर में चेंजेस नहीं आएगा। 11 माइनस कितना हुआ? क्लियर? और यहाँ पर Z कितना है? 8। प्रोटॉन भी कितने हैं? 8 बेटा। ये एटॉमिक नंबर और अपन बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। यहाँ पर सब में जो चेंजेस आएगा प्लस माइनस किसमें आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन लेस कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। देखो, लेस कर दिया। हीलियम होता है 10 होगा इसका, तो Z बराबर 10 हो जाएगा। प्रोटॉन भी 10 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी 10 हो जाएंगे। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक बार नोट करो बेटा, ये वाला है ना। तो इसमें आंसर वो बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा है?